हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे CGL पेपर 3 में भी साइंस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस ही आएंगे। और कल के क्लास में हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, साइंस का ये है। तो एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? जो एथेनॉल है ना, इसका कन्वर्जन किस में होगा? एसिटिक अम्ल में इसका कन्वर्जन होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योग्य अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापना अभिक्रिया। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, जो कि है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कहेंगे। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में कन्वर्जन को क्या कहेंगे? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर हमारा प्रश्न, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार, बिना चमकदार, नीला या फिर गहरा। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जो कि ये नीला वाला जो भाग होता है ना, ये सबसे गर्म होता है। और ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके कारण गैस का जो लो होता है उसका नीला भाग सबसे अधिक गर्म होता है। अगर पूछेगा कि किसके कारण ये सर्वाधिक गर्म होता है, जो नीला वाला भाग होता है, तो ऑक्सीजन के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का और कौन सा है? बॉक्साइड है, अभ्रक है, चांदी और लेड। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है बॉक्साइड। तो राइट आंसर जो है ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी देश में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीफ की जो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल था वो कब पब्लिश किया गया था? 1872, 1852, 1872 और 1872, 1862 है। राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, जो कि है 1872 में मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। नेक्स्ट है, यदि किसी लवण का पीएच मान, जो पीएच वैल्यू है वो 0 है, तो वह डैश का लवण होता है। सशक्त एसिड यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, कमजोर मतलब वीक है ना, वीक बेस बोल रहा है। अगर जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट का अगर पीएच वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है 0 होगा, तो वो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। राइट आंसर जो है ना ऑप्शन फर्स्ट है। अगर कोई भी सॉल्ट है उसका पीएच वैल्यू 0 से लेकर के, पीएच वैल्यू याद रखना 0 से लेकर के 3.5 तक है, तो ये इसका नेचर कैसा होगा? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाएगा। और आगे और एक पॉइंट आप लोग स्टार मार्क दे के लिख लेना कहीं पर, पीएच वैल्यू अगर 10, पीएच वैल्यू जो है 10.5 से अधिक होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा और यहाँ पर वीक एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुन के कहीं पर लिख लेंगे ना, तो ये याद हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर पीएच वैल्यू सॉल्ट का 0 से लेकर के 3.5 है, तो इसमें उसका नेचर क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और वीक बेस होगा, है ना, इसको लिख लेना। और अगर 10.5 होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, वीक एसिड होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो कार्बन परमाणु है उसके साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही बना सकता है? कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है, बताना है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, जो कि है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने का जो प्रोसेस है उसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? रक्त है, जाइलम है, हड्डी है या फिर त्वचा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम जो है ना ये परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो अस्थायी ऊतक होता है ना, इसमें कोशिका की रचना होती है, लेकिन जो सेल डिवीज़न होता है वो अधिक नहीं हो पाता, रैपिडली नहीं होता है लेकिन बहुत कम ही, ना के बराबर होता है, इसीलिए भी इसका नाम अस्थायी ऊतक पड़ा है और राइट आंसर हमारा जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन ग्रहण डैश द्वारा होता है। जो अमीबा होता है उसका शेप इरेगुलर होता है, आप सभी को पता होगा। उसमें जो फूड को वो लेता है वो किसके द्वारा ये करता है? मुंह से करता है, शरीर की पूरी त्वचा से करता है, कशामिका की गति से और पचमाव की गति से। तो अमीबा भोजन करता है शरीर की पूरी त्वचा से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अमीबा मूव कैसे करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो सूडोपोडिया के थ्रू क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करता है। और जैसे मैं आपको बताया कि ये इरेगुलर शेप में होता है और यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है अमीबा। आकार तो उसमें कोई, उसका जो शेप है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो बदलता रहता है, इरेगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ये HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा, है ना, जो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फूड को। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सांस लेने को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है? तो राइट आंसर जो होगा ना ये मेडुला होगा। ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में इसको अलग ये मज्जा कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है? पराग कोश, वर्तिका तंतु या फिर पराग? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, वर्तिका जो है ना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है, कंपोनेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? कौन सा फूड है जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड हम लोग कहेंगे? राइट आंसर होगा प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग भोजन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फीवर दिया हुआ है, यानी कि क्या बीमारियों के नाम है और किसके द्वारा ये फैलता है वो दिया हुआ है। मलेरिया जो बीमारी है प्रोटोजोआ से फैलता है, खसरा जीवाणु से, टिटनेस जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। करेक्ट आंसर होगा खसरा जो है ना ये वायरस से फैलता है ना, वायरस से, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस साइंस में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है? कोई भी यहाँ पर सोलेनॉइड है, क्या है, सोलेनॉइड है, इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है बोल रहा है, तो सभी जगह समान होता है, मध्य से प्रबल, मध्य से क्षीण और शून्य। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, सभी जगह ये सोलेनॉइड में जो सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सभी जगह इक्वल होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मेज़र करने के लिए कौन सा उपकरण का हम लोग यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको एमीटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर 47 का डी, प्रकाशिक केंद्र। और जितने भी अभी साइंस के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये 10th लेवल वाले ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अभी तक। तो आप लोग एक बार 9-10 के साइंस बुक को भी हो सकता है तो पढ़ लीजिएगा। अभी टाइम नहीं होगा तो प्रैक्टिस सेट से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। और सेशन को एक बार अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे तो नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर और झारखंड जीके, स्टैटिक जीके और ये साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। और आप सभी को पता ही होगा जैसे CGL जो पेपर 3 है, इसमें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में 20 जीके, झारखंड जीके है इसमें 40, और स्टैटिक जीके है इसमें, हाँ स्टैटिक जीके में कितने होंगे 30, और साइंस से 20। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अभी आप लोग प्रैक्टिस पर ही फोकस कीजिए, है ना। जितना अधिक हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नया चीज़ पढ़ने से वो उतना याद नहीं होगा, बट आप पढ़ सकते हैं तो यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है, लहरें डैश होती है। यानी कि यहाँ देखो समुद्र के तल पर, यानी कि बॉटम ऑफ द सी जो बनने वाली लहर है, वेव है, वो कैसी होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य और स्थिर। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। किसी भी मतलब समुद्र है, उसके अगर बॉटम पर, तल पर बन रहा है तो, और अगर सरफेस पर बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, अनुप्रस्थ कहेंगे उसको। नेक्स्ट है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। जो रोलर कोस्टर होता है उसमें कौन सा फोर्स यहाँ पर काम करता है। अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वीय और अभिलंबीय है। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, जो कि है अभिकेंद्रीय, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ काम करेगा। नेक्स्ट है, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। टेकोमीटर का प्रयोग करके हम किसको मापते हैं, चक्कर प्रति मिनट को, टार्क को, घूर्णी गतिज ऊर्जा को और दूरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, चक्कर प्रति मिनट को। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि साइंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस आएंगे साइंस से। और स्कोर अपना कमेंट कर देना और सेशन को दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, चैनल पर ज़रूर से विजिट करना, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ।